गुड इवनिंग क्लास। अभी की क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल सेशंस के रिगार्डिंग, और ये प्रैक्टिकल सेशन होगा आपके किस टॉपिक का। तो आपके चैप्टर, आपके बुक का नाम है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, जिसके प्रैक्टिकल पोर्शंस को अभी हम देखेंगे। इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशंस की मैं बात करूं तो यहाँ पर बेसिकली हम तीन टॉपिक के प्रैक्टिकल देखेंगे। पहला हम बात करेंगे पे बैक पीरियड का, दूसरा हम बात करेंगे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का, और तीसरा बात करेंगे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू का। और नेट प्रेजेंट वैल्यू के साथ साथ ही साथ हम यहाँ पर बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का भी। यानी इन सारे पोर्शंस का अभी हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देखेंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, क्या इसका बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, और उसी बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ दिस एंटायर टर्म। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिटी दे दूं कि ये तीनों टर्म आपके यूज कहाँ पर होते हैं। तो ये कैपिटल बजटिंग के टेक्निक्स में आते हैं, जहां पर कैपिटल बजटिंग को हमने दो भागों में बांट दिया था उनके टेक्निक्स पर। एक आपका बनता है ट्रेडिशनल टेक्निक, और दूसरा बनता है आपका मॉडर्न टेक्निक। ट्रेडिशनल टेक्निक में हम पढ़ते क्या है, तो पे बैक पीरियड को पढ़ते हैं और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को पढ़ते हैं। मॉडर्न टेक्निक में हम क्या पढ़ते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू को पढ़ते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को पढ़ते हैं, और साथ ही साथ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को भी पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल टेक्निक और मॉडर्न टेक्निक में क्या डिफरेंस पाया जाता है, तो ट्रेडिशनल टेक्निक बेसिकली डिस्काउंटिंग के कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर कर चलती है। वहीं पर हम मॉडर्न टेक्निक की बात करें तो मॉडर्न टेक्निक हमारे डिस्काउंटिंग के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर कर चलती है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, दैट इज पे बैक पीरियड। नाम से ही अपने आप को बताता है कि पे बैक यानी आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, वो इन्वेस्टमेंट कितने दिनों में आपके पास वापस आ जाएगा, कितने सम ऑफ टाइम्स में वापस आ जाएगा। जब हम इसकी बात करेंगे तो बेसिकली हम बात करेंगे किसके रिगार्डिंग, पे बैक पीरियड की। ठीक है, यानी द टाइम विच रिक्वायर्ड टू कवर द अमाउंट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो टाइम जो कि रिक्वायर्ड होगा किस चीज को कवर करने के लिए, उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए, वो टाइम क्या कहलाएगा, पे बैक पीरियड कहलाएगा। जब आप पे बैक पीरियड की बात करते हो तो यहां पर आपको सॉल्व करने के लिए दो पार्टिकुलर चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सिंस मैं प्रैक्टिकल पोर्शंस की बात कर रहा हूं तो यहाँ मैं बहुत थ्योरेटिकल पोर्शंस पर नहीं इंटर करूंगा, मैं डायरेक्ट बात करूंगा प्रैक्टिकल टर्म्स। तो जब आप पे बैक पीरियड की बात करते हो तो आपको पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए दो चीजों की जरूरत होगी। पहला यहाँ पर टर्म्स जो आपको जरूरत होगा, दैट इज कंसिडर एज अ क्या, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बेसिकली कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट या फिर कॉस्ट ऑफ द असेट्स, जिसमें आप एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट आप क्या कर रहे हो, इस अमाउंट को पेड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मशीन को परचेज करना चाहता हूं और उस मशीन की कीमत है 5 लाख रुपए। तो यहाँ जो 5 लाख रुपए मैंने पेड किया उस मशीन के लिए, ठीक है, दैट अमाउंट इज कंसिडर एज क्या, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। दूसरा आपको रिक्वायरमेंट होता है सी फैट। सी फैट क्या होता है, तो सी फैट बेसिकली डिनोट्स क्या, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एंड डेब्ट। ठीक है, यानी वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर कर आपने कितना अमाउंट ऑफ कैश फ्लो किया है, यानी आपके पास कितना कैश फ्लो आया है, यानी आपके पास यहाँ पर कितना कैश इनफ्लो आपने रिसीव्ड किया है उस पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को कर कर। इसके रिगार्डिंग हम जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे किसके रिगार्डिंग, सी फैट के रिगार्डिंग। लेकिन जब सी फैट की आप बात करते हो तो यह सी फैट क्या होता है, दैट इज कंसिडर एज क्या, कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बिफोर डेब्ट। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बिफोर डेब्ट कहने का मतलब क्या, कि यहां पर सिर्फ हम वैसे ही कैश फ्लो की बात करेंगे, यानी वैसे ही कैश इनफ्लो की बात करेंगे जो कि आफ्टर टैक्स होगा और बिफोर डेप होगा। बिफोर डेप क्यों, तो एक टर्म समझो कि जब आप डेप्रिसिएशन की बात करते हो तो डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, लेकिन कैसा एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है। ठीक है, और हमें जब टैक्स का पेमेंट करना होता है तो हमें सारे एक्सपेंसेस को माइनस करके पेड करना होता है। तो सिंपल से टर्म में समझना कि मान लो कि किसी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट से मुझे एक साल में आ रहे हैं 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख पे कंपनी क्या कह रही है कि मैंने क्या किया है, 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन अर्न किया है, यानी डेप्रिसिएशन पेड किया है। तो तुम्हारा एक्चुअल कैश फ्लो कितना हुआ, 5 लाख रुपए। एज पर अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो 5 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट। ठीक है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। उस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम 1 लाख रुपए क्या माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन, यानी तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितने का हो गया, 4 लाख रुपए।
अब इसी नेट प्रॉफिट पर मान लेते हैं 4 लाख पर 10% हम क्या दे देते हैं, टैक्स दे देते हैं। तो 4 लाख का 10% कितना हो गया, 40,000। यानी तुम्हारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप कितना हो गया, तो 4 लाख माइनस 40,000 इक्वल टू 3,60,000। लेकिन अब यहां पर मुझे एक टर्म बताओ, क्या डेप्रिसिएशन का पेमेंट करने से डेप चला गया तुम्हारे पास से? क्या 1 लाख रुपए का तुमने एक्सपेंस अर्न किया एक्चुअल टर्म में? तो कहा जाता है कि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस, तो किसी तरीके का एक्सपेंस हुआ ही नहीं। तो उस 1 लाख रुपए को हम क्या करेंगे, वापस जोड़ देंगे। और जब वो 1 लाख रुपए वापस जुटेगा तो दैट इज कंसिडर्ड एज क्या, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बिफोर डेप। इज इट क्लियर? तो इन दोनों चीजों को यूज कर कर हम क्या करेंगे, पे बैक पीरियड का कंप्यूटेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को, जो कि कुछ इस तरीके से है। मैं आपके सामने दो क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। एक क्वेश्चन मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा और दूसरा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो, कहता है क्या, नलिनी लिमिटेड वांट टू परचेज अ मशीनरी इफ इट्स कॉस्ट विल बी रिकवर्ड विद इन 4 ईयर। कह रहा है कि कोई नलिनी लिमिटेड है, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि किसी मशीन को परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, मशीन को परचेज करना चाहते हैं, लेकिन कब परचेज करना चाहते हैं, कि अगर उसका रिकवर्ड यानी उसके कॉस्ट का रिकवरी वो कितने साल के अंदर कर ले रहे हैं, 4 साल के अंदर। यानी अगर मशीन के कॉस्ट को उन्होंने 4 साल के अंदर रिकवर कर लिया, देन दे विल परचेज द मशीन। अगर उन्होंने 4 साल के अंदर परचेज नहीं किया, देन दे विल नॉट परचेज द मशीन। ठीक है, कहता है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स टेल वेदर द मशीन शुड बी परचेज और नॉट। ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसके आधार पर बताइए कि हमें मशीन परचेज करना चाहिए या नहीं। ठीक है, आपको क्या कंप्यूट करना है, पे बैक पीरियड। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि पे बैक पीरियड को कंप्यूट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट किस चीज की होगी। सबसे पहले हम लिखते हैं पे बैक पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय सी फैक्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैं क्वेश्चन की बात करूं तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सबसे पहले हमारा कॉस्ट ऑफ द मशीन कितना दिया हुआ है, 30 लाख रुपीज। सैलवेज वैल्यू दिया हुआ है हमारा 48,000 रुपीज। और लाइफ ऑफ द मशीन कितना दिया हुआ है, 6 ईयर। तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, लिखते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि सी फैट की कंप्यूटेशन के लिए हमें किसके रिक्वायरमेंट है, डेप्रिसिएशन की। अब डेप्रिसिएशन के लिए यहाँ पर हमें दिया हुआ क्या है, तो कॉस्ट ऑफ द असेट्स दैट इज 30 लाख रुपीज, स्क्रैप वैल्यू दैट इज 48,000 रुपीज, और यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट्स दैट इज 6 इयर्स। जब हम इसका कंप्यूटेशन करेंगे, वी गॉट अ डेप्रिसिएशन ऑफ कितना, 4,92,000 रुपीज। ठीक है, क्लियर? आगे देखो कह रहा है क्या, कि अर्निंग फ्रॉम मशीन पर ईयर, हमने किसी मशीन से, यानी ये जो मशीन हमने परचेज किया है, उससे हम 15 लाख रुपए कमाएंगे। ठीक है, लिखते हैं, ध्यान से समझना। दूसरा, अर्निंग फ्रॉम मशीन पर, अर्निंग फ्रॉम मशीन कितना, 15 लाख रुपए। ठीक है, कह रहा है क्या, कि जब आप इस मशीन को खरीदते हो ना, तो आप 15 लाख रुपए का महीना यानी सालाना आप क्या करोगे, 15 लाख रुपए कमाओगे। लेकिन इस 15 लाख रुपए को कमाने के लिए आपको दो कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। पहला कॉस्ट क्या आपको बियर करना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है कि आपको वेरिएबल कॉस्ट देना होगा, जो कि 30% ऑफ रेवेन्यू होगा, यानी 30% ऑफ अर्निंग होगा। और साथ ही साथ आपको एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट भी देना पड़ेगा, जो कि कितना होगा, 90,000 रुपीज। तो यानी हमारा अर्निंग फ्रॉम मशीन ग्रॉस कितना है, 15 लाख रुपया। सबसे पहले हम इसमें से माइनस करेंगे क्या, वेरिएबल कॉस्ट
कितना परसेंट? 30% ऑफ अर्निंग, यानी 15 लाख का 30% हम कितना दे देंगे? तो 15 3 जा 45, यानी 4,50,000 रुपया। हमारे पास कितना बचता है? 11,50,000 रुपया। और साथ ही तुमको क्या कहा कि आप क्या बियर कर रहे हो? फिक्स्ड कॉस्ट बियर कर रहे हो। और फिक्स्ड कॉस्ट अमाउंटेड कितना है आपके पास? तो कहता है फिक्स्ड कॉस्ट अमाउंटेड टू 90,000 रुपीज। यानी आपकी एक्चुअल अर्निंग कितनी है? तो यानी अर्निंग, देखो, अगर हम बात करें तो हमारी एक्चुअल अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेब्ट कितनी हो गई? 10,60,000 रुपीज। ठीक है। लेकिन हमें सी फैट कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए? एनुअल अर्निंग आफ्टर टैक्स बिफोर डेब्ट। ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं यहां पर तीसरा, कैलकुलेशन ऑफ सी फैट। ठीक है। हमने क्या कंप्यूट किया? एनुअल अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। कितना हमने कंप्यूट किया? तो 10,60,000 रुपीज हम लिखते हैं। 10,60,000 रुपीज। सबसे पहले हमें क्या माइनस करना होगा इसमें से? डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन को घटाकर ही हम टैक्सेशन का कंप्यूटेशन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा डेप्रिसिएशन कितना था? 4,92,000 रुपीज। हमने माइनस कितना कर दिया? 4,92,000 रुपीज। हमारे पास क्या आ गया? एनुअल अर्निंग आफ्टर डेप्ट बिफोर टैक्स कितना आ गया? तो हमारे पास ये आ गया कितना? 5,68,000। क्लियर? अब हमें क्या करना होगा? हमें टैक्स माइनस करना होगा, लेस टैक्स एट द रेट। क्वेश्चन में देखते हैं कितना परसेंट है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको टैक्स कितना देना है? 25%। लिखते हैं क्या? टैक्स एट द रेट 25%, यानी 5,68,000 का 25% कितना हो गया? 1,42,000। यानी अब आपने क्या कंप्यूट कर लिया? एनुअल अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन कितने रुपीज आ जाते हैं? तो 4,26,000। लेकिन एक बात बताओ, हमें क्या चाहिए था? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बिफोर डेप चाहिए। हमने क्या किया? डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। लेकिन जब हमें कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बिफोर डेप चाहिए तो हमें क्या करना होगा? वापस से डेप्रिसिएशन को क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो हमने कितना अमाउंट का डेप्रिसिएशन माइनस किया था? तो हमने माइनस किया था 4,92,000। हम इसे ऐड कर देंगे। अब हमें क्या पता चल गया? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बिफोर डेप कितना आ जाता है? 9,18,000। क्लियर? आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें किसका कंप्यूटेशन करना होगा? सी फैट का। सी फैट के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। हमारे पास जो भी अर्निंग दी होगी उसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दिया होता है, तो जो भी हमारी अर्निंग होगी वही हमारी एनुअल अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेप मान ली जाएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दिया होता है तो हमें उन दोनों को माइनस करना होगा। इज इट क्लियर? उसके बाद जो भी हमारे पास एनुअल अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेप आएगा उसमें से सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, जिससे हमें एनुअल अर्निंग आफ्टर डेप बिफोर टैक्स पता चलेगा। फिर हम टैक्स माइनस करेंगे, हमें एनुअल अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डेप पता चलेगा। और उसके बाद फिर हम उसमें डेप को ऐड कर देंगे, तो हमें कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एंड डेप पता चल जाएगा। ठीक है। अब एक बात बताओ, पेबैक को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तुम लोगों ने क्या लिखा था? तो तुम लोगों ने बताया था क्या कि सर पेबैक पीरियड कंप्यूट करने का फॉर्मूला होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय सी फैट। अब एक बात बताओ,
हमने सीफेट कंप्यूट कर लिया। कितना हमने सीफेट कंप्यूट किया? तो 9,18,000। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब क्या? कि वो कॉस्ट जो कि आपने इनकर्ड किया होगा उस मशीन को परचेस करने में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा था कि कंपनी को मशीन को खरीदने के लिए कितना रुपए देना पड़ेगा? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ लिखा है कि कंपनी को कितना देना पड़ेगा? 30 लाख रुपए देना होगा। तो यहाँ क्या करेंगे? 30 लाख। ठीक है, डिवाइड करो। आता है क्या? 3.27 मंथ, यानी 3 साल। 3.27, 3.27 में ये क्या करेगा? रिकवर कर लेगा। 3 साल 2 महीना 7 दिन में ये मशीन को क्या कर लेगा? रिकवर कर लेगा। क्या कहा था क्वेश्चन में? कि नलिनी ने क्या कहा था कि अगर 4 साल के अंदर रिकवर होगा तो वो मशीन को परचेज करेगी। आपने मशीन का कॉस्ट कितने दिन में रिकवर कर लिया? 3 साल 2 महीना में। क्या मशीन को परचेज करना चाहिए? यस, इट शुड बी परचेज, शुड बी परचेज्ड। तो इसी तरीके से आप किसका कंप्यूटेशन करोगे? पे बैक पीरियड का कंप्यूटेशन करोगे। आई होप ये क्लियर होगा। देखो, दूसरा टॉपिक हम बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न की। जब आप बात करते हो ना एवरेज रेट ऑफ रिटर्न की, तो ये अपने अंदर ना दो टर्म को कंटेन करता है। ठीक है, पहला ये कंटेन करता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को, और दूसरा कंटेन करता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? आई होप नहीं होगा। जब आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हो ना, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेब्ट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जब आप अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की कैलकुलेशंस की बात करते हो तो इसके लिए क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेब्ट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सबसे पहले अगर हम दोनों की क्वेश्चन, दोनों टर्म की बात करें, दोनों फॉर्मूला की बात करें, तो यहाँ पर हमें, अगर हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंप्यूट करना हो या फिर हमें अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का कंप्यूटेशन करना हो, इन दोनों को कंप्यूट करने के लिए हमें सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेब्ट का। ठीक है, लेकिन जब आप अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हो तो यहां पर आपको बाई साइड में दिखता है एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कंप्यूट करेंगे? लिखते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट्स। ये ध्यान रखना। ठीक है, कॉस्ट ऑफ असेट्स प्लस स्क्रैप वैल्यू, माइनस नहीं होता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ असेट्स प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, यही फॉर्मूला है। प्लस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना कि इसी तरीके से हम कंप्यूट करेंगे। सबसे पहले हम बात आती है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेब्ट का कंप्यूटेशन कैसे होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता है क्या कि जेड लिमिटेड, ठीक है, कहता है क्या कि जेड लिमिटेड इज कंटेम्पलेटिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख इन ए प्लांट। जेड लिमिटेड क्या कर रहा है? 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसी प्लांट में, विच विल प्रोवाइड अ सैलवेज वैल्यू ऑफ रुपीज 8,000 एंड एट द एंड ऑफ इट्स इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 5 ईयर। यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने का कर रहा है? 1 लाख रुपए का। सैलवेज वैल्यू कितना निकल रहा है? 8,000 रुपया। और इकोनॉमिक लाइफ कितना है? 5 साल। यानी सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना होगा? डेप्रिसिएशन सबसे पहले करते हैं क्या?
कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। सबसे पहले हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है। कॉस्ट ऑफ असेट्स कितना बताया आपने? 1 लाख रुपया कॉस्ट ऑफ असेट्स। स्क्रैप वैल्यू कितना? 8,000। यूजफुल लाइफ कितना? 5 साल। यूजफुल लाइफ 5 साल था या 6 साल था? यूजफुल लाइफ 5 साल हो गया। यानी आपका डेप्रिसिएशन कितने का हो गया? 18,400 रुपये। क्लियर? कह रहा है क्या? द प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। यानी यहाँ देखो हमको डायरेक्ट दे दिया है ये प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। हमें यहाँ पर कुछ कंप्यूट नहीं करना है, यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है कि प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स गिवन है। ना हमें यहाँ पर टैक्स का डिडक्शन करना है, ना ही यहाँ हमें डेप्रिसिएशन का डिडक्शन करना है। ठीक है। यानी यहाँ पर डेप्रिसिएशन का ये कॉन्सेप्ट भी क्या हो गया? नल एंड वॉइड हो गया। और यह जो टैक्स एट द रेट ऑफ 20% दिया हुआ है, ये भी क्या हो गया? यहाँ पर नल एंड वॉइड हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन में यह लिखा रहता द प्रॉफिट बिफोर डेप एंड टैक्स आर गिवन एज, तो उस केस में हमें क्या करना होता? हमें टैक्स का भी कंप्यूटेशन करना होता और हमें डेप का भी कंप्यूटेशन करना होता। लेकिन क्वेश्चन में क्या करा है? द प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स आर एस्टिमेटेड एज अंडर। अब बताओ, कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट। कैसा एवरेज प्रॉफिट? तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो प्रॉफिट से हम एवरेज किस तरीके से निकालते हैं? तो हमने शुरू से ही यानी 11 से ही हमने पढ़ा है क्या कि जब भी हमें एवरेज निकालना होता है हम क्या करते हैं? सभी चीजों को जोड़ देते हैं और जितना भी नंबर अवेलेबल होता है उसे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो तो हमें 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। कितना कितना? तो पहला साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तुम्हें कितना? 50,000 रुपये। दूसरे साल का प्रॉफिट यहाँ पर आपको दिया हुआ था कितना? 75,000 रुपीज। तीसरे साल का आपका प्रॉफिट दिया हुआ है कितना आपको? 1,25,000 रुपीज। चौथे साल का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 1,30,000 रुपीज। और पांचवें साल का प्रॉफिट दिया हुआ है आपको कितना? 80,000। और ये प्रॉफिट कैसा है? आफ्टर टैक्स एंड डैप है। यानी ये ना हमें यहाँ पर डैप का कोई कंप्यूटेशन करना है, ना ही कोई टैक्स का कंप्यूटेशन करना है। डिवाइड कर देते हैं किससे? 5 साल। कितना आता है? जब इसको आप करोगे तो आपको आ जाएगा प्रॉफिट कितना यहाँ पर? 92,000 रुपीज। लेकिन मान लो कि ये टैक्स और टैप का नहीं रहता, यानी ये एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैप एंड टैक्स रहता, हम इसमें क्या करते? इस 92,000 रुपीज में से सबसे पहले हम ये 18,400 रुपीज माइनस करते। और 18,400 रुपीज माइनस करने के बाद जो भी हमारे पास अमाउंट आता उस पर हम 20% टैक्स माइनस करते। ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं तीसरा टर्म। हमें दो चीजों का कंप्यूटेशन करना है। सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सिंस हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए तो हम इसको क्या कर देंगे? 100 से इंटू कर देंगे। अब देखो तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप आपका दिया हुआ है, तो दिया हुआ है दैट इज 92,000। कॉस्ट ऑफ द सेट्स दिया हुआ है, दिया हुआ है दैट इज 1 लाख रुपीज इंटू कितना? 100। कितना अमाउंट आता है तुम्हारा? तो 92,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100। यानी कितना परसेंट? यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका कितना होगा? 52%। 92% का आप क्या कर सकते हो? रिटर्न ले सकते हो इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है। लेकिन बात करें अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? ठीक है। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। इसकी बात करें तो क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप डिवाइडेड बाय क्या? एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है।
अब यहां पर समझो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डैप हमने 92,000 निकाल रखा है, ठीक है। बट हमें एवरेज इन्वेस्टमेंट नहीं पता, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट किस तरीके से निकालेंगे? पांचवा, एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट ऑफ द असेट्स। क्या था कॉस्ट ऑफ द असेट्स? 1 लाख प्लस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कितना? 8,000 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। प्लस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, यानी 1,08,000, 1,08,000 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 54,000 रुपीज। यानी हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न 92,000 रुपीज डिवाइडेड बाई 54,000 रुपीज इंटू 100। यानी हम क्या करेंगे? 92,000 रुपीज डिवाइडेड बाई 54,000 रुपीज इंटू 100, यानी हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया? 170.3%। क्लियर? तो इसी तरीके से आप क्या कंप्यूट करोगे? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न्स और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, तो यहाँ क्या दिया हुआ? कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, वो एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप होगा। उसके बाद आपको उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। उसके बाद उसमें से आप टैक्सेशन माइनस करोगे, तब आपको पता चलेगा क्या? ये एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंप्यूटेशंस करोगे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये दोनों जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, ये बात करता है किसके रिगार्डिंग? तो ये बात करता है नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक के रिगार्डिंग, दैट इज ट्रेडिशनल टेक्निक। जो दूसरा टेक्निक आपको पढ़ना है दैट इज कंसिडर्ड मॉडर्न टेक्निक, और इस मॉडर्न टेक्निक में मैं अभी आपको दो चीजें बताऊंगा, ठीक है। पहला मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू, और दूसरा ये बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। समझो, नेट प्रेजेंट वैल्यू नाम से ही बता रहा है क्या? कि आज के दिन आपकी उस असेट्स की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, ठीक है। जब आप नेट प्रेजेंट वैल्यू का यूज करते हो, तो यहां पर आपको एक टर्म, यानी जब नेट प्रेजेंट वैल्यू या मॉडर्न टेक्निक का यूज करते हो, तो आपको एक टर्म यूज करना पड़ता है, डेट इज डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है? तो डिस्काउंटिंग फैक्टर वो फैक्टर है जो कि आज के दिन फ्यूचर में जो कैश फ्लो हो रहा है, यानी फ्यूचर में जो आप कैश इनफ्लो कर रहे हो, उसकी वैल्यू आज के दिन क्या होगी, इसके बारे में जानकारी देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्काउंटिंग फैक्टर हम कितना ले सकते हैं? तो एट द रेट ऑफ 10% ले सकते हैं, एट द रेट ऑफ 12% ले सकते हैं। और इस तरीके से वो क्या करता है? डिस्काउंटिंग बताता है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? 1/1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 पावर n, ठीक है। यहाँ n का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उस तरीके से हम यहाँ पर कंप्यूटेशंस करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि 10% है, तो इसका डिस्काउंटिंग कैसे निकालेंगे? 1/1 प्लस 10/100, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 1, नीचे क्या हो गया? 100 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 100, ये कितना हो गया? 1/110 डिवाइडेड बाई 100, इसको हम क्या लिख देंगे? 1/1.10, ठीक है। ये इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर हुआ। अब ये कितने साल तक निकलेगा? मान लो इन्वेस्टमेंट 5 साल है, तो यहाँ पर एक, फर्स्ट ईयर के लिए, दूसरे ईयर के लिए 2, थर्ड ईयर के लिए 3, चौथे ईयर के लिए 4 और पांचवें ईयर के लिए 5। मान लो 12% है, तो किस तरीके से? तो 1/1 प्लस 12/100, ठीक है। क्या हो गया? 1/100 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 100, क्या हो गया? 1/100 यानी 1.12, दैट इज द डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो इस तरीके से आप किसका कंप्यूटेशन करोगे? डिस्काउंटिंग फैक्टर का कंप्यूटेशन करोगे, क्लियर। जब नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हो, तो यहां पर फॉर्मूला क्या होता है? हम लिखते हैं क्या? डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, ठीक है। जो भी आपने डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो किया है, वो माइनस कर देंगे किससे? डिस्काउंटेड
कैश आउटफ्लो से, आपने जितना भी आउटफ्लो किया, इससे जब माइनस करोगे जो भी आपका अमाउंट आएगा दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होता है हम एक्सेप्ट करेंगे, अगर ये निगेटिव होता है हम रिजेक्ट करेंगे। यानी अगर ग्रेटर देन जीरो होता है हम एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर लेस देन जीरो होगा हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। इसी के साथ एक टर्म यहाँ पर और हम कंप्यूटेशन करते हैं, दैट इज क्या, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू के ही आधार पर होता है। इसमें हम क्या करते हैं, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है। अगर पी आई ग्रेटर देन होता है वन, हम क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर पी आई लेस देन वन होता है हम इसे क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये दो फॉर्मूला हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक में। करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, ध्यान से समझना। एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज मेड विथ अ कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो एज फॉलो। एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल किया गया है जहां पर आपको कैश इनफ्लो के बारे में भी जानकारी दी गई है और कैश आउटफ्लो के बारे में भी जानकारी दी गई है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। आपको क्या कंप्यूट करना है, तो सबसे पहले हमें प्रेजेंट कैलकुलेट क्या करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करना है। और दूसरा क्या करना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना है। कह रहा है क्या कि कैश आउटफ्लो, क्या क्या कैश आउटफ्लो दिया हुआ है, तो 0 ईयर में 1,50,000 रुपया और फर्स्ट ईयर में कितना का आउटफ्लो किया गया है, 30,000 रुपया का आउटफ्लो किया है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, ध्यान से समझना। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ईयर की। ठीक है, ईयर लिख लिया। उसके बाद किसकी बात करते हैं, कैश आउटफ्लो की। ठीक है, उसके बाद किसकी बात करेंगे, कैश इनफ्लो की। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे डिस्काउंटिंग की, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो भी आपको डिस्काउंटिंग दिया होगा वो। और उसके बाद हम बात करेंगे डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो की, क्योंकि हमें किसका जरूरत होता है, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो माइनस डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो का जरूरत होगा ना, तो हमें डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो चाहिए। ठीक है, आई होप यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं। ईयर क्या क्या दिया हुआ है, तो 0 ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। ठीक है, कह रहा है क्या कि 0 ईयर में आपका कैश आउटफ्लो हुआ है 1,50,000 का और 30,000 का। लिखते हैं कितने का आउटफ्लो, 1,50,000 रुपए का और कितने का आउटफ्लो, 30,000 रुपए। कोई दिक्कत, ठीक है। आगे कहता है कैश इनफ्लो हुआ है, अब पैसा आने लगा। फर्स्ट ईयर में कितना आया, 20,000 रुपए। फर्स्ट ईयर में कितना आया, 20,000 रुपए। सेकेंड ईयर में कितना आया, 30,000 रुपए। थर्ड ईयर में आया है 60,000 रुपए। सेकेंड ईयर में आया 30,000 रुपए। थर्ड ईयर में कितना आया, 60,000 रुपए। फोर्थ ईयर में कितना आया, 80,000 रुपए। फोर्थ ईयर में आया है कितना, 80,000 रुपए। और फिफ्थ ईयर में कितना आया है, 40,000 रुपए। ठीक है, फिफ्थ ईयर में 40,000। कोई दिक्कत। आगे क्वेश्चन में कहता है द सैलवेज वैल्यू एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर इज 40,000। यानी 5वें साल में जाकर हमने क्या किया, इस मशीन को बेच दिया, तो हमें और कितना आया, तो 40,000 रुपया और आ गया। यानी यहां हम लिख देते हैं सैलवेज। ठीक है, और कितना आ गया सैलवेज से हमें फिफ्थ ईयर में, तो हमें यहाँ पर कितना और आ गया, 40,000 रुपये। क्लियर।
डिस्काउंटिंग कितना हमने निकाला है, एट द रेट ऑफ 10%। क्या बताया, हम 10% है तो क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 1.10 इक्वल टू, करो तो कितना आता है। सबसे पहले आ जाएगा आपका जीरो रेट, कुछ नहीं, फर्स्ट ईयर के लिए हो गया 0.909। अब सेकंड ईयर का कैसे करेंगे, तो कैलकुलेटर में आप क्या करोगे, फिर इज इक्वल टू प्रेस करो, देखो आपका वैल्यू आ जाएगा 0.826, फिर इक्वल टू करो, आ जाएगा आपका 0.751, फिर इक्वल टू करो, आपका आ जाएगा 0.683 फोर्थ ईयर का, और फिर इक्वल टू करो, फिफ्थ ईयर का आ जाएगा कितना, 621। ठीक है, तो 621 किसके किसके लिए एप्लीकेबल होगा, इन दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि पांचवें साल में आपने 40,000 रुपया तो कैश इनफ्लो लाया, और पांचवें साल में ही आपने मशीन को बेच दिया, तो 40,000 रुपया वहां से आया, यानी आपका डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो कितना हुआ। तो सबसे पहला 20,000 गुने 0.909 कितना हो जाता है आपका, 18,180 रुपया फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में आपका कितना हो जाता है, 24,780 रुपीज। थर्ड ईयर में आपका हो जाएगा 45,060। फोर्थ ईयर में आपका हो जाएगा 54,640। और ये कैसे हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ध्यान रखना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। और फिफ्थ ईयर में कितना हो गया, 40,000 गुने 6.21 कितना आ गया, 18,630 रुपया। और साथ ही साथ 40,000 गुने 0.621, दूसरा क्या हुआ, 40,000 गुने 0.621, तो आ गया कितना आपका, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत अमाउंट लिख दिया क्या, एक मिनट, ये 30,000 है, ठीक है, गड़बड़ में, 30,000 गुने 6.1, 18,330, और 40,000 गुने 6.21 कितना हो जाएगा आपका, तो 24,840। यानी आपने टोटल डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो कितने का आपने किया, तो 1,86,130 रुपीज। ठीक है, अब ध्यान से समझो, नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला क्या था, नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो इनफ्लो कितना हो गया, 1,86,130 रुपीज, 1,86,130 रुपीज, कितना है, 1,86,130 रुपीज लेस टोटल डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो। अब इस टर्म को समझना, टोटल डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो। अब देखो तो पहला कैश आउटफ्लो कितने में हुआ, जीरो ईयर में, क्या उसका कोई डिस्काउंटिंग है, तो जीरो ईयर का कोई भी डिस्काउंटिंग नहीं है, यानी 1,50,000 का वैल्यू कितना निकल गया, 1,50,000। दूसरा कैश आउटफ्लो कब हुआ, तो सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, दैट इज 30,000 रुपीज, इसका डिस्काउंटिंग है तो 0.909। तो जिस तरीके से हम लोगों ने कैश इनफ्लो का डिस्काउंटिंग किया था, यहां हमें इसका भी करना होगा, दैट इज 30,000 गुने 0.909, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो 27,000 रुपीज 270। यानी हमने टोटल कैश आउटफ्लो कितने का किया, तो 1,77,270। यानी आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव में कितना आता है, 8,860। वी हैव टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट और नॉट। हमने आपको बताया कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आता है एनपीवी, तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरा, अब हमें क्या बोला था, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का मैंने तुम लोगों को क्या फॉर्मूला बताया, कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो कितना है, 1,86,130 डिवाइडेड बाय टोटल डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो कितना है, 1,77,270, डिवाइड करोगे तो आएगा कितना, 1.05।
अभी मैंने बताया क्या कि अगर पी आई इज ग्रेटर देन वन होगा, हम क्या करेंगे, इसको एक्सेप्टेड, यानी दोनों कंडीशन में हम क्या कर देंगे, इसको एक्सेप्टेड कर लेंगे। तो इसी तरीके से बच्चा हम क्या करते हैं, इस प्रैक्टिकल पोर्शंस को सॉल्व करते हैं। इसके साथ मेरा प्रैक्टिकल पोर्शंस आपके साथ खत्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और तो जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी तरीका का डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर द क्लासेस गाइस।